सभी को जय शक्ति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तरीय प्रवेश परीक्षा CUET जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हेतु आवेदन अभी चल रहे हैं। इस विषय पर समाज के ऐसे विद्यार्थी जो इस वर्ष 12वीं की कक्षा में परीक्षा दे रहे हैं, उन सभी का इस परीक्षा की तरफ ध्यान आकर्षित करने हेतु आज का वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय है CUET UG 2023। इस पर विस्तृत जानकारी हेतु आज हमारे साथ जुड़े हैं 4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हमारे स्वजातीय छात्र बंधु, जिनका परिचय मैं करवाना चाहूंगा। सबसे पहले महेंद्र सिंह जी, इनका गांव है शिखाला जोधपुर में, और आप BA ऑनर्स इन अरेबिक लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हैं अभी, और 3rd ईयर में है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में। और हमारे साथ है निपुण सोलंकी, आप खुर्जा से हैं, जिला बुलंदशहर और उत्तर प्रदेश से हैं। बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रहे हैं और आप फिलहाल 3rd ईयर स्टूडेंट है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। तीसरे छात्र हमारे साथ हैं सनी सिंह जी। आप डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है, और आप MA इन पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में। फिर हमारे साथ है जयवर्धन सिंह राठौड़, जो कि प्रॉपर बीकानेर से हैं, बीकानेर राजस्थान से, और आप BA कर रहे हैं हिंदू कॉलेज से, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में आती है। आप सभी का स्वागत है आज के वेबिनार में। वेबिनार को शुरू करने के लिए मैं पहले महेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा, जो कि फिलहाल JNU में पढ़ रहे हैं, कि जो आज का अपन विषय रखा है CUET UG 2023, ये एक्चुअली क्या है, इस परीक्षा में क्या है, कौन फॉर्म भर सकते हैं और क्यों ये इसका फॉर्म भरे हैं छात्र, और क्यों इस पे हम जोर दे रहे हैं, इसके बारे में आप सामान्य सी जानकारी बताएं महेंद्र सिंह। जय शक्ति साहब, मैं ऑडिबल हूँ आप सभी को? जी। आप सभी को सबसे पहले तो सादर जय शक्ति। CUET UG 2023 ये आज के हमारे इस वेबिनार का मुख्य विषय है। CUET क्या है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हेतु मैं थोड़ा आपको पहले ब्रीफ कर दूं कि CUET जो है भारत सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2020 में भारत सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी लाई, उसके तहत ये एक उसी का एक एस्पेक्ट है कि जितनी भी देश की केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जितने भी उन सब में एडमिशन के लिए एक कॉमन परीक्षा का आयोजन, एक प्रावधान किया गया। उसका नाम इन्होंने CUET रखा। CUET की फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। तो जैसा कि इसके नाम से हम सब लोगों को पता चलता है कि ये जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी है इंडिया की, उन सब में एडमिशन के लिए होता है। और CUET UG के फॉर्म जो है 9 फरवरी से इस बार भरने शुरू हुए हैं और 12 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो ये हमारा ये प्रयास था कि जितने भी अपने समाज बंधु है स्वजातीय, उन सबको इस बार जो है इसकी जानकारी दे करके अधिकतम संख्या में उन लोगों को CUET का फॉर्म भरवाया जाए, और उसके बाद में जो है हम लोग तैयारी पे फोकस करेंगे। जो जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, जो जो लोग आवेदन कर रहे हैं, कि उनको तैयारी के लिए जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और उसके साथ में लगभग 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और कुछ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी इस बार से इसमें शामिल हो गए हैं। तो इस प्रकार से देश भर के जो प्रतिष्ठित संस्थान है शैक्षणिक क्षेत्र के, उन सब में एडमिशन के लिए जो है CUET का एग्जाम मतलब 12वीं के बाद स्नातक स्तरीय प्रवेश हेतु CUET का प्रावधान है। तो अब वो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस कौन कौन सी है, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनमें मैं कुछ आपको, वैसे निपुण जी आप थोड़ा PPT प्रेजेंट करिए ताकि उसमें थोड़ा इजी रहेगा, लोगों को समझ में आएगा स्क्रीन पे। तो अभी जो विद्यार्थी इस बार अभी 12th कर रहे हैं या फिर 12th पास आउट हैं, वो
सीयूईटी का फॉर्म भर सकते हैं। और सीयूईटी का फॉर्म भरने के बाद में अभी हाँ जी, जैसा कि आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, मेन जो यूनिवर्सिटीज है उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जेएनयू, डीयू, बीएचयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, उसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, और ऐसे करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ये जितने भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स है हमारे देश के एजुकेशन के, वो सारे के सारे यूजी के स्तरीय सारे एडमिशन जो है सीयूईटी के थ्रू होंगे। अब सीयूईटी का एग्जाम जो है, उस मोड एग्जाम का क्या मोड रहेगा, तो एग्जाम ऑनलाइन होगा, सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपको जो है, आपका जहां सेंटर आएगा वहां जाके आपके उस पे कंप्यूटर लगा होगा, उस स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन रहेंगे और आपको ऐसे पेपर देना। मीडियम ऑफ एग्जाम, आप जिस हिंदी मीडियम में अगर कंफर्टेबल है तो हिंदी से भी दे सकते हैं और अंग्रेजी में भी दे सकते हैं। उसके साथ में अगर कोई विद्यार्थी गुजरात से है तो गुजराती भाषा में भी, गुजराती माध्यम में भी दे सकता है। तो मतलब हमारे देश की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, कुल मिला के ऐसी 13 भाषाएं हैं जिनमें सीयूईटी इस बार कंडक्ट हो रहा है। फिर है पेपर का पैटर्न। पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो एमसीक्यूज, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। तो ये हो गया पेपर का पैटर्न। अब एलिजिबिलिटी, क्या है एलिजिबिलिटी? एज का कोई इसमें क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। हो सकता है कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने अपने अपने लिए अलग अलग क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हो, लेकिन सीओईटी का फॉर्म भरने के लिए आप में आपके लिए एज कोई बाध्यता नहीं बनेगी। 12th पास आउट होने चाहिए आप, या आप 12th में अफेयरिंग होने चाहिए इस बार। और सीओईटी की एक खास बात यह है कि आप भले किसी भी बैकग्राउंड से रहे हो, आपका 11th और 12th में भले कोई सा भी सब्जेक्ट रहा हो, भले आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हैं, भले आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, या भले आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, आप किसी भी विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप उस विषय के लिए जो टेस्ट आपके लिए कंपलसरी किया गया है वो टेस्ट दीजिए और उसमें स्कोर करेंगे तो आप किसी भी विषय में एडमिशन ले सकते हैं थ्रू सीयूईटी। और डेट शीट के बारे में अगर हम बताएं तो फॉर्म जो है 9 फरवरी से स्टार्ट हुए थे इसके भरने, 9 फरवरी 2023 से, और 12 मार्च 2023 तक इसके फॉर्म जो है भरे जाएंगे। परीक्षा का अभी अनुमानित तिथि इन्होंने दी है, वो है 21 मई से 31 मई 2023। इसके आगे अगर संभावना आगे बढ़ने की हो सकती है तो ज्यादा से ज्यादा जून की पहली वीक या दूसरी वीक में, इससे ज्यादा आगे तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। एक हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस कुछ स्टेट में जो है वहां स्टेट का जो ईडब्ल्यूएस होता है वही सेंटर में भी लागू होता है, लेकिन क्योंकि राजस्थान और इन सब स्टेट में सेंटर का अलग से ईडब्ल्यूएस होता है और स्टेट ईडब्ल्यूएस अलग से बनता है। तो ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमको हमारे पास अगर सेंटर का ईडब्ल्यूएस बना हुआ है तो हम लोग जो है ईडब्ल्यूएस कोटे से फॉर्म भरें, और जब आप फॉर्म भरेंगे तब ईडब्ल्यूएस की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में बहुत सारे मतलब जैसे ही हम अभी 12 मार्च के बाद में जब फॉर्म एप्लीकेशन जो है इसका विंडो जो है क्लोज हो जाएगा, एप्लीकेशन विंडो, तो उसके बाद में फॉर्म में करेक्शन विंडो ओपन होगा। और करेक्शन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग जो है करेक्शन विंडो के दौरान यूनिवर्सिटी बदल सकते हैं, क्या हम उसमें यूनिवर्सिटी या हमने जो कोर्स सेलेक्ट किया है उसमें करेक्शन कर सकते हैं? नो डाउट आप कर सकते हैं। जब करेक्शन विंडो खुले तो आप सब लोग जो है आपकी कुछ पर्सनल डिटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ है,
आपके माता पिता का नाम है, आपके मोबाइल नंबर है, इनमें करेक्शन नहीं होगा। बाकी आप बहुत सारे जितनी भी डिटेल है उनमें आप करेक्शन कर सकते हैं। ये मोटा मोटी रूप से सीयूईटी के बारे में जानकारी थी। सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जो मतलब देश भर के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए होता है, जैसा मैंने पहले बताया है। इसलिए हमें यह प्रयास करना है कि अधिकतम लोग इसके फॉर्म भरे और इन सब इंस्टीट्यूट में हमारे लोग पहुंचे। और इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी फॉर्म भरने संबंधी कोई भी समस्या होती है तो हम लोग है, और फॉर्म भरने के बाद भी तैयारी के समय अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी या तैयारी के समय किसी भी प्रकार के कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसमें रहेंगे, तैयार रहेंगे साथ में। जी हुक्म। जी। सीयूईटी की तो ब्रीफ। सीयूईटी के बारे में बताया, तो साथ ही आप जैसे अभी जेएनयू में पढ़ रहे हैं, तो जी सीयूईटी यूजी का और जेएनयू में इसके लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है और जेएनयू में कैसे स्टूडेंट्स आ सकते हैं, इससे संबंधित आप थोड़ा बताएं। जी हुक्म। मेरा एडमिशन जेएनयू में 2020 में हुआ था और अभी मैं जेएनयू से अरेबिक भाषा में बीए ऑनर्स थर्ड ईयर का विद्यार्थी हूँ। जेएनयू पहले मैं बताता हूँ आपको कि जेएनयू एक ऐसा संस्थान है शैक्षणिक क्षेत्र में अपने आप में, सच में भारत का सबसे अनूठा और अपने आप में एक बहुत ही सुंदर कैंपस है जेएनयू पढ़ने वालों के लिए। ऑल ओवर दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो जेएनयू जो है, जेएनयू की एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग, उसमें हमेशा यूनिवर्सिटी वाइज जेएनयू हमेशा टॉप पे रहा है। और उसके अलावा जेएनयू का जो, जैसे जेएनयू में बहुत सारी चीजें, जेएनयू के बारे में जो मीडिया और बाहर जितना दुष्प्रचार किया गया है वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पढ़ने के लिए सबसे अनुकूल कैंपस जेएनयू है। तो एक ऐसे संस्थान में इस बार मैं आपको पहले सीयूईटी और जेएनयू के बारे में थोड़ा और ब्रीफ कर देता हूँ कि जेएनयू में जो यूजी लेवल के जितने भी कोर्सेज है उनमें मोस्टली जो है फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स है। जेएनयू बेसिकली जाना जाता है रिसर्च इंस्टीट्यूट और उसके अलावा ह्यूमैनिटीज और इंटरनेशनल रिलेशन के जो कोर्स है वो मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट मास्टर्स कोर्सेज है, डॉक्टोरल कोर्सेज है, रिसर्च कोर्सेज है। चाइनीज, जापानीज, जर्मन और कोरियन, इन लैंग्वेजेज में अगर बीए ऑनर्स करते हैं तो हमारे पास करियर को लेकर के बहुत अच्छी संभावनाएं रहती है और बीए करने के बाद भी हमारा अच्छी जगह पे प्लेसमेंट हो सकता है। या फिर अगर बीए करने के बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन करने भी जर्मनी जा सकते हैं, चाइनीज से करने के बाद चाइना जा सकते हैं, जापान जा सकते हैं, कोरिया जा सकते हैं। स्कॉलरशिप अच्छी मिल जाती है इन लैंग्वेजेस में। जॉब अपॉर्चुनिटीज इन लैंग्वेजेस में खूब है, प्राइवेट सेक्टर में भी खूब है और साथ ही साथ में सरकारी सेवाओं में भी हमें जो है कई कई एम्बेसीज वगैरह में और इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह में काम करने का हमें अवसर मिलता है। उसके अलावा आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर सकते हैं, एज ए ट्रांसलेटर काम कर सकते हैं और इसमें एकेडमिया में भी खूब स्कोप है अभी इंडिया में, तो इस क्षेत्र में देख सकते हैं। फिर हमारा जो है मीडियम स्तर की जो लैंग्वेजेज है तो उसमें क्या है कि मीडियम लेवल की जो लैंग्वेजेज है उनमें जितना न तो ज्यादा हाई अपॉर्चुनिटीज है करियर की, अगर आप लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा दक्ष हैं तब आपकी बहुत सारी संभावना है कि आप एकेडमिया में जा सकते हैं, आप ठीक ठाक मतलब प्राइवेट कंपनी में भी अच्छी आपको जॉब मिल जाएगी। उसके अलावा जो है आप रॉ वगैरह में जा सकते हैं, आईबी वगैरह में जा सकते हैं, ट्रांसलेटर बन सकते हैं, एम्बेसी में काम कर सकते हैं। और तो ये लैंग्वेजेस जो मीडियम वाली है उसमें रशियन, स्पेनिश, अरेबिक और फ्रेंच, ये लैंग्वेजेस हैं। फिर है जेएनयू बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं कि उनको यूपीएससी की तैयारी करनी होती है और सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए ग्रेजुएशन के पीरियड के दौरान जो सबसे अच्छा कैंपस है जेएनयू। तो आप जेएनयू जो है, ऐसी लैंग्वेज कौन सी है जिसमें आप एडमिशन ले जो आपके लिए ज्यादा बर्डन भी नहीं हो, कि लैंग्वेज का आपके सेंटर का ज्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं हो, आप आराम से जो है अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सके और साथ साथ में आपका ग्रेजुएशन भी हो जाए। तो ऐसी लैंग्वेज जो है उसमें दो लैंग्वेज है, पर्शियन और पश्तो। ये दो ऐसी लैंग्वेजेज है जिनके कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाती है। एक ऐसा कैंपस है जेएनयू, एक ऐसी जगह है जहाँ
जहाँ पे हर विद्यार्थी को हॉस्टल मिलता है। तो दिल्ली जैसी जगह में अगर आप आते हो तो बाहर रूम रेंट पे लेके रहना या पीजी में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन अगर आपका एडमिशन जेएनयू में होता है तो आप आप अब आप अगर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से भी हो तो आप आराम से पीएचडी तक जो है सरवाइव कर सकते हो, क्योंकि सबको हॉस्टल मिलता है। और जेएनयू की खास बात यह है कि इसमें फीस जो है बहुत कम लगती है। आपके एक सेमेस्टर की फीस होगी 150-200 रुपये, और साथ ही साथ हॉस्टल का कोई चार्ज नहीं है। हॉस्टल सब आपको फ्री मिलते हैं। जेएनयू में बस आपको ज्यादा से ज्यादा अगर खर्चा लगेगा तो आपके मेस का चार्ज। और उसमें भी जेएनयू जो है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ी पृष्ठभूमि से आते हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिनकी 2.5 लाख से कम वार्षिक आय है जिनके परिवार की, उनको जो है एमसीएम स्कॉलरशिप देता है, जिसमें मंथली 2,000 रुपये जेएनयू देता है अपनी तरफ से। तो ये भी जो है स्टूडेंट के लिए एक अच्छा अवसर है। उसके साथ में जेएनयू जो है उसमें, हाँ, लाइब्रेरी, जेएनयू का एक सेंट्रल लाइब्रेरी है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी है। वो बहुत ही फेमस है और वहां से बहुत सारे लोग पढ़ के यूपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं। इसलिए उसका जो एक भवन है उसका नाम तो स्पेशल मिनी धौलपुर हाउस रखा गया। धौलपुर हाउस जो है यूपीएससी का ऑफिशियल भवन है, और जेएनयू के उस लाइब्रेरी के उस पार्ट को भी इसीलिए धौलपुर हाउस का कहा है, क्योंकि वहां पढ़ के बहुत सारे लोग जो है सिविल सर्विस में सेलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ 24/7 जो है हमारे पास लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, और वो फ्री ऑफ चार्ज है जेएनयू के स्टूडेंट के लिए। और उसके अलावा जेएनयू कैंपस जो है वो बहुत ही सुंदर है। जेएनयू कैंपस बहुत ही ग्रीन है। जेएनयू कैंपस बहुत ही, आप सबके लिए अगर कहा जाए तो एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट वाला है। साथ ही साथ सोशियो पॉलिटिकल बहुत ही हाई एक्टिव कैंपस है। तो पॉलिटिकली भी अगर आप मतलब आपकी कोई एस्पिरेशन है तो आप निश्चित रूप से जेएनयू के लिए देख सकते हैं। मिनिमम एज जो है आपके 17 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये जो है ये जेएनयू के बारे में बेसिक जानकारी थी जो आप सब लोग जानना चाह रहे थे। बाकी आप फोटोज में देख सकते हैं पीपीटी की। जेएनयू की लाइब्रेरी है, जेएनयू का एसएल का जो है बिल्डिंग वो दिखाया गया है, स्कूल ऑफ लैंग्वेज का। स्वामी विवेकानंद जी के स्टैच्यू है जेएनयू कैंपस में, जो कन्वेंशन सेंटर है उसको दिखाया गया। जेएनयू की लाइफ अपने आप में बहुत सुंदर लाइफ होती है, जैसा हम लोगों ने पिछले 3 सालों में एक्सपीरियंस किया। जो एक्सपोजर यहाँ से मिलता है वो आगे जीवन में बहुत काम आता है, ऐसा हमारा अनुभव है। जी हुक्म। बिल्कुल, आप दिल्ली में हैं और आप जेएनयू में पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके अलावा वहाँ के अनुभव इतने अच्छे से कोई नहीं बता सकता। तो और वास्तव में देखा जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो यहाँ के बच्चों को एक्सपोजर भी मिलता है और निश्चित रूप से उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना भी चाहिए। तो आपने जी जेएनयू बताया, आगे हमारे साथ जुड़े हुए हैं निपुण सोलंकी जी, जो कि अभी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप भी जैसे जामिया में हैं अभी, तो वहाँ पे CUIT यूजी के संदर्भ में भी बताएं कि कोई जामिया में आना चाहता है तो वहाँ पे क्या एनवायरनमेंट है और क्या CUIT से इसका क्या कनेक्शन है, इसके बारे में आप बताएं। सभी को जय शक्ति। मैं निपुण सोलंकी, मूलतः खुर्जा उत्तर प्रदेश है, और अभी मैं जामिया में इंजीनियरिंग 3rd ईयर का छात्र हूँ। तो एक मतलब 3 साल मेरे को जामिया में हो चुके हैं, तो मैं आप लोगों को एक अपना एक्सपीरियंस जामिया का आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि क्यों आपको जामिया आना चाहिए। तो एक पीपीटी में शेयर कर रहा हूँ अभी। तो क्यों आप लोगों को जामिया आना चाहिए? सबसे पहले तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि जामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप लोग 12th करते हैं, सभी ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं मोस्टली एडमिशन लेते हैं। कोई अपने शहर के किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है या कोई जिले के बड़े कॉलेज में लेता है। पर जामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसको अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है, और NIRF रैंकिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हर साल प्रकाशित की जाती है उसमें जामिया की रैंकिंग 3rd है। यानी देश की नंबर 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया है। जामिया के अंदर आपको 44 डिपार्टमेंट्स हैं, 10 फैकल्टीज हैं बड़ी बड़ी, और 30 सेंटर हैं। यानी कि अगर
आप जामिया आए और मान लीजिए आपने जामिया में बीए प्रोग्राम मान लेते हैं आपने एडमिशन लिया, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बीए प्रोग्राम तक ही सीमित हैं। आपने अगर बीए प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आप यहाँ आने के बाद इंजीनियरिंग के छात्रों के साथ या फिर डेंटिस्ट्री बीडीएस डिपार्टमेंट जामिया का है वहाँ के छात्रों के साथ या और किसी मीडिया स्टडीज सारे डिपार्टमेंट्स के छात्रों के साथ आप एक इंटरेक्शन कर सकते हैं। सिर्फ यूं ही नहीं कि आप जैसे आप मान लीजिए आपने शहर के किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया बीए में, तो आप एक लिमिटेड बीए तक ही रह जाते हैं। पर यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आप बीटेक, बीडीएस, मीडिया स्टडीज और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स और फैकल्टीज के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छे से होती है और आप की वोकल मतलब ओवरऑल ग्रोथ एक बहुत अच्छी होती है। और क्योंकि जामिया इज मोर देन 100 ईयर ओल्ड या 100 साल से ज्यादा जामिया को हो चुका है, तो एक जो जामिया का एलुमनाई नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे लोगों से जो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं अभी कंट्री में, उनसे आपको इंटरेक्ट करने का अवसर मिलता है, उनसे बातचीत करने का अवसर मिलता है, उनसे आपकी जान पहचान होती है। ये आपको शायद आपके जो जिले में या आपके शहर में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ आपको ये सब चीजें ना मिले। और जामिया कुछ फोटोज हैं यहाँ पे जामिया के, आप देख सकते हैं काफी वर्सेटाइल कैंपस है। जामिया की जो लाइब्रेरी है डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी, उसमें आपको 4 लाख से ज्यादा बुक्स का फिजिकल एक्सेस मिलता है। आप जब चाहें लाइब्रेरी जा सकते हैं और वहां पर जाकर अपनी जो बुक का पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। जामिया के में आपको हॉस्टल्स भी है। जामिया एक मतलब बहुत वर्सेटाइल कैंपस है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जिसको भी मौका मिले, अगर आप लोगों का किसी का जामिया में होता है तो वो जामिया आए और पढ़े और अच्छा एक इंटरेक्शन करे और अपने आप को अच्छे से डेवलप करे और यहाँ से कुछ सीख के आगे जाए। तो और दूसरा जैसे सवाल दिग्विजय जी ने रखा कि सीयूईटी और जामिया, तो जामिया इस साल सिर्फ इन 10 कोर्सेज के लिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे उनके लिए आप इस साल जामिया सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले रहा है। वो 10 कोर्सेज की लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है और उनके लिए जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको सीयूईटी के फॉर्म में सिलेक्ट करने हैं वो भी यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि अगर आपको बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज और लिटरेचर में एडमिशन लेना है तो आपके पास जनरल टेस्ट आपके पास होना चाहिए सीयूईटी में, या फिर अगर आपको बीए ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन लेना है तो आपके पास डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हिस्ट्री सीयूईटी में आपको लेना होगा। इसी तरीके से ये 10 सब्जेक्ट्स कोर्सेज है जो जामिया इस बार सीयूईटी से ऑफर कर रहा है। तो जो भी इन 10 कोर्सेज में इंटरेस्टेड है या इन 10 कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहता है तो वो अपने सीयूईटी के फॉर्म फिलिंग के टाइम जामिया का एक ऑप्शन जरूर भरे, क्योंकि एक अच्छा एक्सपोजर यहाँ पर मिलेगा, अच्छी डाइवर्सिटी, एक वर्सेटाइल कैंपस। द कैंपस साइज जामिया बहुत बड़ा कैंपस है, 300 एकड़ का कैंपस है, तो एक अच्छा एक्सपोजर आपको ओवरऑल मिलेगा। ठीक जी, जैसा आपने जामिया के बारे में बताया है और सब्जेक्ट सिलेक्शन के भी बारे में बता दिया है, तो हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह और मान लो रहने के लिए वहाँ पे क्या फैसिलिटीज रहेगी स्टूडेंट? हाँ, तो जामिया में अकोमोडेशन का थोड़ा सा मतलब एक परेशानी है क्योंकि जामिया में एक 25,000 छात्र आपके जामिया में पढ़ते हैं, डिस्टेंस और ये रेगुलर वाले सब मिला के, और आप कह सकते हैं 1/3 स्टूडेंट को यहाँ पर हॉस्टल मिल पाता है। बट आसपास में एरियाज है जहाँ पर आप रह सकते हैं, पर फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं, स्टडी का जो लेवल है बहुत अच्छा है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो ऐसा अकोमोडेशन का यहाँ पर है। जी जी, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने जामिया के बारे में बताया, हमारे तीसरे सहयोगी हमारे साथ है सनी सिंह जी, जो कि बीएचयू से जुड़े हुए हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि बीएचयू में अगर कोई आना चाहे तो उनका सीयूईटी से वो कैसे आ सकता है, बीएचयू में आप कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल करा सकते हैं यूजी के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आप सभी साथियों को सादर प्रणाम। मैं सनी सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही मैंने स्नातक किया है और उसके पश्चात अभी मास्टर्स में भी मेरा एडमिशन हुआ है इधर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में ही। और मैं मूलतः रहने वाला उत्तर प्रदेश के एक जिले बलरामपुर, जो कि पूर्व में ही इंट्रो के टाइम पर ही बता दिया गया है। सीयूईटी ने फिलहाल जो शैक्षिक परिदृश्य है देश के,
उसमें काफ़ी परिवर्तन रहा है। आपने इसके पहले महेंद्र जी को जेएनयू के बारे में बताते हुए सुना है और निपुण भाई साहब को भी बताते हुए जामिया के बारे में सुना है। इसी क्रम में इस टॉक में, इस वेबिनार में मैं बात करूँगा बीएचयू के बारे में। बीएचयू की धरोहर और बीएचयू की संस्कृति या बीएचयू की जो लेगेसी रही है, उससे आप सब अवगत होंगे। यदि नहीं है तो एक बार आप ज़रूर, मैं कहूँगा, ये मेरा आह्वान है आप सभी स्वजातीय बंधुओं से, बालिकाओं से भी, कि वे एक बार नेट पर जाकर सर्च करें और उसके अलावा बीएचयू की साइट पर विजिट करें। एनटीए ने भी मतलब उधर बनाया है अपना, तो बीएचयू के बारे में काफ़ी जानकारी उधर भी है। इसके अलावा जो कोर्स सिलेक्शन की बात होती है या बीएचयू की बात होती है, तो उसके उसी क्रम में मैं बताने जा रहा हूँ कि 1916 में पंडित मदन मोहन 1916 में ही पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और इसी क्रम में ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना में हमारे उस समय के तत्कालीन जितनी रियासतें थीं, जितने राजा महाराजा थे, उनकी मदद से, उनके दान की वजह से इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो कहीं ना कहीं से एक आप भावात्मक लगाव महसूस कर सकते हैं। तो बीएचयू को भी सीयूईटी की इस परीक्षा में सरकार ने जोड़ा है। तो बीएचयू की एक लंबी लिस्ट है, लंबी फहरिस्त है, जिसमें आप बहुत सारे कोर्सेज को स्नातक के रूप में पाएंगे। चूंकि देश की बहुत सारी प्रतिष्ठित संस्थान है जो कि स्नातक के कोर्स के मामले में कम कोर्स ऑफर कर रहे हैं, वहीं बीएचयू इन सारी संस्थानों से हटकर बहुत सारे कोर्सेज को ऑफर कर रहा है। जैसे कि आप बीएचयू सोशल साइंस फैकल्टी में 28-29 सब्जेक्ट हैं, जिनमें सोशल साइंस में मतलब ऑनर्स सब्जेक्ट आप परस्यू करेंगे तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनको परस्यू कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो मोस्टली जापानीज लैंग्वेज में ऑनर्स सब्जेक्ट परस्यू कर सकते हैं। पासीज हैं और बांग्ला, मराठी, उर्दू, फारसी, बहुत सारी कोर्सेज हैं। इसके अलावा अगर कॉमर्स फैकल्टी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, बीकॉम ऑनर्स का भी की भी सुविधा है इधर। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के लिए भी देश भर में बहुत प्रतिष्ठित संस्थान बीएचयू एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, जिसको आईएएस के नाम से यहाँ जानते हैं लोग। और इसके साथ ही साथ अब और भी कोर्सेज, वेटनरी साइंस का है, विवोक के कोर्सेज हैं जो कि स्नातक के स्तर पर बीएचयू ऑफर करता है। तो सीयूसीटी में बहुत सारी डाइवर्सिटी है जो कि बीएचयू ऑफर करता है अपने स्टूडेंट्स को, जो कि बाकी जो भी संस्थान है, जो कि अभी जामिया में निपुण भाई साहब ने बताया कि सिर्फ टफ कोर्स है, या जेएनयू में स्नातक के स्तर पर बहुत सारे सिर्फ भाषाई कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो वहीं बीएचयू इन सबसे हटकर मूल कोर्स जो कि एक विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, परस्यू करना चाहता है, वो ऑफर कर रहा है। जी, तो इसमें एक तो जानना चाहेंगे कि सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे रहे, और अगर कोई बीएचयू में आना चाहता है, जैसे कि अपनी पहले बात हुई थी, तो बीएचयू में काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल है इससे संबंधित। तो बीएचयू में कोर्सेज, नंबर ऑफ कोर्सेज बहुत ज्यादा है, और इसमें कट ऑफ की रेंज क्या रहती है और क्या स्टूडेंट उसमें परस्यू करे तो उस हिसाब से उसका सिलेक्शन बीएचयू में हो, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं जैसे अभी फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की मैं बात करूं तो उसमें 28 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ असलियत में भी ऑनर्स प्रोग्राम ऑफर किया जाता है जो कि पास कोर्सेज से अलग है। तो आपको फर्स्ट ईयर में 3 कोर्स, जब भी एडमिशन आपका होने लगेगा, बीएचयू आप प्रेफर करेंगे, तो एक प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आपको ऑफर की जाती है एडमिशन के टाइम पर भी। तो जिसमें आप अपने तरफ से जो प्रेफरेंस रखना चाहते हैं, 3 कोर्सेज के कॉम्बिनेशन, जिसमें आप एक सब्जेक्ट मतलब ऑनर्स, मान लीजिए कि आप पॉलिटिकल साइंस रख रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखने के साथ आपको 2 कोर्स और रखना होगा। उसमें आप सोशियोलॉजी ले लीजिए, साइकोलॉजी ले लीजिए, तो वो कि 2 साल तक आपके साथ रहेंगे। उसके अलावा तीसरा कोर्स जो आपका ऑनर्स कोर्स होगा या ऑनर्स सब्जेक्ट होगा, वो आपको तीनों साल आपके साथ रहेगा। तो ये प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखना होता है सबको कि आप किस प्रकार प्रेफरेंस एंट्री भरते हैं, क्योंकि कट ऑफ काफी हाई आता है। जैसे विगत वर्षों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी पिछले साल से क्या है, क्योंकि पिछले साल से सीयूईटी आया है, तो पिछले साल काफी परिवर्तन होने के बाद जो कट ऑफ सोशल साइंस फैकल्टी की तरफ से चैनल कैटेगरी की गई थी, चूंकि परीक्षा सीयूईटी जो स्नातक स्तर पर कराता है, उसका पूर्णांक जो टोटल मार्क्स थे वो 400 नंबर के थे। तो उसमें 352 नंबर का कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी के लिए, और वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इनका 347 था। तो अब एक बात और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि चूंकि बालिकाओं के लिए या गर्ल्स के लिए यहाँ बीएचयू के अंदर ही एक और अलग कैंपस है जिसको एमएमबी के नाम से जानते हैं, महिला महाविद्यालय। और बीएचयू 3 तरीके से कोर्सेज ऑफर करता है। एक तो फैकल्टी मेन कैंपस
में फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस के नाम से वो कोर्सेज ऑफर करता है। और जो बालिकाएं हैं जो मेन कैंपस में नहीं रहना चाहती हैं सुरक्षा या विभिन्न प्रकार के कारणों को ध्यान में रखते हुए, उनके लिए कैंपस के अंदर ही एमबी नाम का एक संस्थान है, तो उधर वो भी एडमिशन ले सकती हैं, जिनको सारी सुविधाएं वैसे ही दी जा रही हैं। जी। और साथ ही अगर अपन बात करें वहाँ पे जिनका भी सिलेक्शन होता है तो उसमें हॉस्टल फैसिलिटी रहने के लिए जैसे मान लिया कैंपस के अंदर कैंपस के बाहर कोई रहना चाहे उसके रिगार्डिंग क्या फैसिलिटीज है? जी सर, अभी एशिया में सबसे बड़ी और बिगेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है बीएचयू। लगभग 75 से ज़्यादा हॉस्टल हैं और लगभग 30,000 से ज़्यादा इनमेट्स जो रह रहे हैं हॉस्टल में। सोशल साइंस फैकल्टी में यहाँ यूजी के स्तर पर 2 हॉस्टल हैं, एक आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास और दूसरा श्रीमती मोना देवी छात्रावास। इसी के अलावा पीजी में एक और यहाँ छात्रावास है राजा राम मोहन राय, और फिर रिसर्च स्तर पर पंडित ब्रजनाथ छात्रावास है। तो समस्या ये है कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा आती है और इतनी ज़्यादा संख्या में छात्र अप्लाई करते हैं यहाँ, तो इस वजह से सबको हॉस्टल देना संभव नहीं है विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से, क्योंकि हर बार वो कोशिश कर रहे हैं इस समस्या का समाधान करने की, लेकिन अभी तक पार नहीं पाया जा सका है। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि जो टॉप 20 या टॉप 30% जो स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं तो उनको ये हॉस्टल ऑफर किया जाता है। लेकिन हॉस्टल अलॉटमेंट में एक और यहाँ प्रक्रिया है कि 80% मार्क्स जो कि आप सीयूईटी में अर्जित करेंगे उनका वेटेज होगा, और 20% मार्क्स जो होगा ये घर की दूरी आपकी, यानी बीएचयू से आपके घर की दूरी जो है उसको वो कंसीडर करते हैं। तो इस मामले में जो भी छात्र दूर दराज के इलाके से आते हैं या दूर प्रदेशों से आते हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाता है। जी। बीएचयू काफी प्रतिष्ठित संस्थान है और काफी नाम भी हमने सुना रखा है, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा और जानना चाहूंगा कि बीएचयू में कैंपस लाइफ कैसी है, स्पोर्ट्स के बारे में, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज वगैरह वो सारी क्या है, वो उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। जी सर, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि प्रेफर करते हैं अपने राज्य के ही संस्थानों में पढ़ना, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय क्यों अलग है बाकी राज्य से, या क्यों आपको यहाँ आना चाहिए, इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्रीय संस्थानों में एक तो बाहुल्य संस्कृति और बाहुल्य प्रदेश या दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं, तो वो अपने अपने संस्कृति, अपने भाषा और अपने व्यवहार विचार को भी लेकर आते हैं। तो यहाँ बीएचयू में कैंपस लाइफ इस मामले में अलग है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कैंटीन पर आप चाय पर चर्चा करते हैं, राजनीति की बातें करते हैं, और हो रही आपके विषय में हो रही उत्तरोत्तर विकास या नए नए रिसर्चों की बात करते हैं। साइंस का भी बैकग्राउंड का भी स्टूडेंट आपको वहीं कैंटीन पर मिलेगा, मेडिकल के भी स्टूडेंट वहीं मिलते हैं, इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट वहीं मिलते हैं। तो उनसे एक परस्पर सामंजस्य की स्थिति बनती है। इसके अलावा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड होता है, आपके प्रोफेसर से भी बातचीत होती रहती है। तो एक तरफ आप जब स्कूल को छोड़कर एक कॉलेज की दुनिया में आते हैं तो बहुत सारी परिवर्तन होता है, विचारधाराओं को जानना, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में आप अपने आप क्लास को कैसे चेंज कर सकते हैं और अपने मानसिक स्तर का विकास कैसे कर सकते हैं, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ कैसे काम कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर बीएचयू हुई नहीं बल्कि जो भी केंद्रीय संस्थान है वो विशेष है। इसलिए आप सभी स्वजातीय बंधुओं और बालिकाओं से भी ये आह्वान है कि आप बिल्कुल बीएचयू या जामिया या जेएनयू प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ आएँ। और अब मैं बात इधर स्पोर्ट्स की तरफ मैं बना करना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स के लिए यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड बना रखा है, जिसमें जो भी लोग जिस भी स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, जैसा वो आर्चरी हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, क्योंकि अभी फिलहाल कुछ दिनों से यूनिवर्सिटी स्तर पर ही क्रिकेट का आयोजन किया गया है महिलाओं के लिए, या फिर जो भी ब्लाइंड कैंडिडेट हैं, फिजिकली चैलेंज हैं, उनके लिए निरंतर यूनिवर्सिटी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। और यही जी। लाइब्रेरी वगैरह बुक्स के लिए यहाँ अतिरिक्त लाइब्रेरी के 3-4 चरण है। जैसे कि आप अगर स्नातक स्तर में आते हैं तो स्नातक डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज हैं या यूजी लाइब्रेरी है, तो वो आप ज़्यादातर किताबें जो आपको मिलनी होती हैं वो आपकी यूजी लाइब्रेरी में मिल जाती हैं। यदि मान लीजिए कि ऐसी स्थिति आती है कि यूजी लाइब्रेरी में किताबें नहीं हैं, तो आप एक वहाँ मतलब मांग लिस्ट होती है जिसमें आप डिमांड लिस्ट होती है, उसमें आप एंट्री कर देंगे तो लाइब्रेरी से किताबें मंगवा दी जाती हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय स्तर पर सभी छात्र जितने हैं उनके लिए एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, केंद्रीय ग्रंथालय, उसकी व्यवस्था की गई है। और इसको बनाने में भी उस समय गुजरात के महाराजा सयाजी राय गायकवाड़ जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो इसलिए इस लाइब्रेरी का भी नाम सयाजी राय गायकवाड़ लाइब्रेरी रखा गया है, जिसमें कि एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक लाइब्रेरी बीएचयू की लाइब्रेरी है। आप काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करेंगे, जो भी बंधु हैं वो नेट पर उनको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी उधर। और इसके अलावा यहाँ एक और प्रकार की लाइब्रेरी है जो कि साइबर लाइब्रेरी है, जिसमें आपको सिस्टम, वाईफाई या अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाता है यूनिवर्सिटी।
तो उस साइबर लाइब्रेरी को कोई भी एक्सेस कर सकते हैं या उसके लिए भी कोई अलग प्रकार से व्यवस्था है? सर ऐसी बात है कि आप जब यहाँ एडमिशन पाते हैं तो एक बीएचयू पासबुक बनती है, या फिर मान लीजिए एडमिट एंट्री पास के लिए, मतलब तो फिर वहाँ रजिस्टर होता है, और फिर यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे उसको। जी, थैंक यू। तो आपने बीयूसी के बारे में बताया और आगे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयवर्धन सिंह जी, जो कि हिंदू कॉलेज दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में आता है, उसमें आप पढ़ रहे हैं। तो जयवर्धन सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप आपके कॉलेज के बारे में और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, और उसके अंदर मैंने सुना है बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं डीयू के अंडर में, तो वो सारे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या है, थोड़ा सा आप उसके बारे में पहले बताएं। जय संग शक्ति। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो मैं जयवर्धन सिंह राठौड़, बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ हिंदू कॉलेज। फिलहाल इकोनॉमिक्स और इंग्लिश परस्यू कर रहा हूँ अपने हिंदू कॉलेज से। और आज मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा। सो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी 16 फैकल्टीज कंसिस्ट करती है। उसके अंदर 86 डिपार्टमेंट्स है अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और टोटल उसमें 91 कॉलेजेस हैं, जिसमें से 77 कॉलेजेस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आपको ऑप्शन में देते हैं। आज बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, आपने सुना होगा जेएनयू, जामिया मिलिया, या फिर आईआईटी और आईआईएम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में। बट तो भी अबाउट 100 साल से हमेशा से सारे स्टूडेंट्स की ड्यू ही पहली प्रेफरेंस रही है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। और ड्यू का अंडर ग्रेजुएट कोर्स पूरे इंडिया में नंबर 1 माना जाता है। आज अगर आप एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से कॉलेजेस देखें तो टॉप 10 में से टॉप 7 या 8 कॉलेजेस आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, चाहे वो हिंदू कॉलेज हो गया, गर्ल्स कॉलेजेस में देख ले, चाहे आप मिरांडा हाउस हो गया, और लेडी श्रीराम कॉलेज हो गया, कॉमर्स के लिए श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया। ये ऐसे कॉलेजेस है जिनका एकेडमिक्स में तो बहुत अच्छा नाम है ही, बट इनकी एक लेगेसी भी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहे आज खुद 100 साल पुराना होगा, बट उसमें आज ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो 300 साल पुराने कॉलेजेस हैं। जैसे जाकिर हुसैन कॉलेज, जिसे पुराने टाइम में दिल्ली कॉलेज भी कहा जाता था, जो रामलीला मैदान पुरानी दिल्ली के जस्ट एग्जैक्ट सामने है। फिर आप देख लीजिए हिंदू कॉलेज, वो 1899 में स्टैब्लिश्ड कॉलेज, आज 125 साल पुराना कॉलेज है। ये कॉलेजेस के जो एलुमनाय हो, आप जो वहां से पास आउट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, आप उनकी भी आप लिस्ट देखें तो हर तरह का आपको बैकग्राउंड का व्यक्ति आपको ड्यू से पास आउट मिल जाएगा। चाहे अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मास्टर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। अरुण जेटली जी ने एसआरसीसी से पढ़े हुए हैं। हरदीप सिंह पुरी जो हमारे अभी कैबिनेट मिनिस्टर है, वो हिंदू से पढ़े हुए हैं। आप बॉलीवुड की बात करें तो अमिताभ बच्चन जी की किरोड़ीमल से पढ़े हुए हैं, शाहरुख खान हंसराज से पढ़ा हुआ है, अपने सचिन पायलट जी सेंट स्टीफंस कॉलेज से पढ़े हुए हैं। तो आज जो बैकग्राउंड है, जो लेगेसी है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंपस लाइफ को बड़ा डाइवर्स बनाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसी क्या चीज है जो पढ़ाई से अलग है? वो मैं कहूँगा सोसाइटी कल्चर। आज ये एक बड़ी अलग चीज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि वहाँ पे हर कॉलेजेस की हर अलग अलग चीज की, डांस की, म्यूजिक की, डिबेट की, क्विज की, डिस्कशन की, हर सिविल सर्विस की, हर चीज की अलग अलग सोसाइटीज हैं, जहाँ पे एक सेम लाइक माइंडेड लोग साथ बैठ के नए नए प्रोग्राम्स पे अपने नई को करिकुलर एक्टिविटीज को एनहेंस करने के लिए उस पे काम करते हैं। तो ये सब खूबियां जानते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जानते हैं कि क्या एडमिशन प्रोसीजर रहता है। तो पहले की जैसे मेरिट बेस्ड पे एडमिशन हुआ करता था, अब पिछले साल से जब से स्यूएट इम्प्लीमेंट हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर में, जो एडमिशन की कट ऑफ होती है, जो आपको प्रीमियम कॉलेजेस और टॉप 10 अगर आप बोल लें, अगर आपको टॉप 10 कॉमर्स या टॉप 10 आर्ट साइंस कॉलेजेस में आपको एडमिशन चाहिए हो, तो उसके लिए आपको 800 में से अबाउट कम से कम 600
से 700 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए, तब आपको एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन प्रोसीजर के दौरान आपको रिजर्वेशन भी मिलते हैं, जैसे जनरल कैटेगरी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया आर्थिक रूप से सपोर्ट करने के लिए, ओबीसी, एसटी, एससी और पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई विकलांग हो उसके लिए एक अलग से कोटा है। साथ ही साथ अलग को करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पोर्ट्स कोटा भी दिया है एडमिशन प्रोसीजर के लिए, के मतलब एक ऑप्शन। साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कोई म्यूजिक में, कोई डिबेटिंग में, कोई क्विज में अगर अच्छा है और उसने बहुत कॉम्पिटिशन अगर में पार्टिसिपेट किया है, तो उस हिसाब से उनकी जो अवार्ड है, अवार्ड की रैंकिंग के हिसाब से कि अगर आप नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, अगर कोई क्रिकेट के, या फिर आपने नेशनल स्टेट लेवल पे अपने स्टेट को, अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है कहीं पे, उस हिसाब से आपको अपनी मन चाहे कॉलेज में अलॉटमेंट मिलता है। साथ ही साथ आप अब आप 12th के बाद आप कॉलेज में आएंगे, तो कॉलेज में आपको देखना पड़ेगा कि कोर्सेज किस तरह के होते हैं। दो तरह के मेन कोर्सेज होते हैं जो हम मोटा मोटा समझें। एक तो होता है प्रोफेशनल कोर्स, जैसे हो गया लॉ, डॉक्टरी हो गया, एमबीबीएस, डॉक्टरेट, इंजीनियरिंग, बीटेक। और एक होता है ट्रेडिशनल कोर्सेज, जैसे हो गया बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए ऑनर्स, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए प्रोग्राम। तो बेसिकली ये जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, इनके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरे देश में नंबर 1 माना जाता है। आज अगर आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट को कैरी ऑन करना है अपने ग्रेजुएशन में, तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो ऑनर्स और एक होता है बीए प्रोग्राम। बेसिकली ऑनर्स में आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे आपने फिलोसफी लिया, तो फिलोसफी में आप ऑनर्स कर सकते हैं, आपको उसमें एक स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी। बट अगर आप बीए प्रोग्राम लेंगे, उसमें आपके पास दो सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें आपको मेजर करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप और अपनी दो सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो अगर हम कट ऑफ सिस्टम देखें, तो जो ऑनर्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीए ऑनर्स हो गया, बीएससी ऑनर्स हो गया, इनकी जो कट ऑफ होती है वो बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम या बीएससी प्रोग्राम से कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा जाती है ऑनर्स वालों की। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको कॉमर्स के लिए अगर आप देखें, नंबर 1 कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, श्री गुरु गोविंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ये बहुत ही प्रोमिनेंट कॉलेज और आप कह सकते हैं प्रीमियम कॉलेजेस हैं कॉमर्स के लिए। अगर आपको आर्ट्स के लिए देखना है, आर्ट्स के लिए आपके पास हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, गर्ल्स के लिए गर्ल्स कॉलेज भी है जो मिरांडा, एलएसआर आर्ट्स के आपको ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, हंसराज, ये सब। आप साइंस के लिए देखें तो किरोड़ीमल, सेंट स्टीफेंस, हिंदू कॉलेज, ये सब टॉप कॉलेजेस हैं। ये और कॉलेजेस की जो, एक मिनट में आपको पूछ रहा हूँ, कॉलेजेस की जो चॉइस है वो जब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो उसी में उनको डालनी होती है या बाद में मेरिट के अकॉर्डिंग उनको मिलते हैं? बेसिकली सीयूएट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, तो आपको अबाउट 3,000 या उससे भी ज्यादा कॉलेजेस के ऑप्शन मिलते हैं। उसमें आपको कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स है, उस हिसाब से आपको अपना कोर्स आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मेरे को फिलोसफी, मेरे पास आर्ट्स था, मेरे को फिलोसफी लेना था, तो मैंने हिंदू कॉलेज में फिलोसफी डाल दिया। फिर बीए प्रोग्राम में भी हिंदू फिलोसफी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, वो डाल दिया। फिर मेरे को अपना ऐसा जैसे हंसराज में जाना है, तो आपको मतलब जिन जिन कॉलेजेस में जाना है उस हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो प्रोग्राम जो कॉलेज ऑफर कर रहा है, उसमें आपको अप्लाई करना है। अब जरूरी नहीं कि जो 77 कॉलेजेस है डीयू के जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज आपको ऑफर करते हैं, उनमें आपके मन पसंदीदा सब्जेक्ट्स होंगे। कुछ कॉलेजेस में पॉलिटिकल साइंस होता है, कुछ में नहीं होता, कुछ में ज्योग्राफी होता है, कुछ में नहीं होता। तो आपको पहले आपके कॉलेज, आपका कोर्स सब पहले आपको समझना है और उस हिसाब से आपको अपनी रिसर्च करनी है कि अगर आपको आगे ज्योग्राफी परस्यू करना है तो किरोड़ीमल कॉलेज नंबर 1 कॉलेज है उस चीज के लिए। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस लेना है तो आपको हिंदू कॉलेज आपको सिलेक्ट करना चाहिए। अकॉर्डिंगली आप अगर अपना कोर्स आप एक बार डिसाइड कर ले, तो आपका कॉलेज भी उस हिसाब से डिसाइड हो जाएगा।
और हर कॉलेज के नीचे आपको ऑप्शन आएगा, आप उस हिसाब से अपने अपने प्रेफरेंस डाल सकते हैं कोर्सेज की। अभी एक मैंने एक बात आपको मैं और बीच में रखना चाहूंगा कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि फॉर्म भरते समय हमने जिस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया है, जिस यूनिवर्सिटी को चूज किया है, जिस कॉलेज को चूज किया है, क्या हमारी काउंसलिंग उसी के लिए होगी? तो ऐसा नहीं है। इसमें सीयूईटी में ये सिस्टम है कि आपने मान लो फॉर्म भरते समय, मान लो आपको जेएनयू में एडमिशन लेना था और आप फॉर्म भरते समय जेएनयू का नहीं भर पाए या जेएनयू को चूज नहीं कर पाए, तो बाद में भी जब आपके जो है स्कोर आ जाए और आपका रिजल्ट आ जाए, तो आप उसके लिए काउंसलिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं जेएनयू के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए आप उसकी काउंसलिंग करवा सकते हैं, बशर्ते वो यूनिवर्सिटी जो एलिजिबिलिटी मांग रही है वो क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो। जी जी हुक्म, कंटिन्यू करो। तो डीयू में जैसे मोस्टली चीजें आपने बता दी है, एक जो मेन चीज रह रही है हॉस्टल वाली, तो लगभग सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जब भी जो जिनको हम चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स आए वहाँ पे, तो एक बड़ा इशू रहता है रहने का। तो उसमें डीयू में जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे क्या फैसिलिटीज है? सो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी में अबाउट 20 कॉलेजेस हैं जो कॉलेज में अपना ये अकोमोडेशन का ऑप्शन देते हैं, हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं। जो भी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस है उसमें जरूरी नहीं कि सब में हॉस्टल हो, और अगर हॉस्टल भी हो तो उसमें भी ये होगा कि किसी में बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है। तो मेन चीज है कि हॉस्टल कैसे मिलता है। अगर जैसे आपको कोई पर्टिकुलर कॉलेज, जैसे आपको एसआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स या किरोड़ीमल कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया ऑलरेडी, तो आप उस कॉलेज के स्टूडेंट बनने के बाद आप अलग से कॉलेज की वेबसाइट के थ्रू हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज में हर ईयर में अबाउट 700 से 800 बच्चे होते हैं, और कॉलेज में सीट सिर्फ हॉस्टल में सीट सिर्फ 150 जितनी होती है, चाहे बॉयज लिमिटेड हॉस्टल हो होती चाहे है। गर्ल्स हॉस्टल हो। हम्म। तो उसमें भी आपका जो सीवेट में आपका स्कोर रहा है या परसेंटाइल रहा है, उस हिसाब से हर डिपार्टमेंट से, जैसे फिलोसफी डिपार्टमेंट से 2 सीट्स, हिस्ट्री डिपार्टमेंट से 3 सीट्स, उस हिसाब से आपको आपको सीट्स अलॉट होती है। और जिनका भी टॉप स्कोरर्स होते हैं उस डिपार्टमेंट के सीवेट के, उस हिसाब से आपको अपनी हॉस्टल में सीट अलॉट होती है। अब जिन लोगों को नहीं मिला हॉस्टल, उनका क्या अकोमोडेशन का सिस्टम रहता है। सो बेसिकली जो नॉर्थ कैंपस में 9-10 कॉलेजेस आते हैं, खालसा कॉलेज, हंसराज, रामजस, हिंदू, स्टीफंस, मिरांडा, दौलत राम, एसआरसीसी, ये कॉलेजेस एक साथ ही हैं। तो इनके जो अगल बगल वाले एरिया हैं, ये एक तरीके से स्टूडेंट एरिया हो चुके हैं जहाँ पे तरह तरह का की अकोमोडेशन मिलती है। कुछ लोग फ्लैट्स पे रहते हैं, कुछ लोग इंडिविजुअल रूम्स लेते हैं, कुछ लोग पीजीज लेते हैं, पेइंग गेस्ट। पीजीज भी एकदम हॉस्टल टाइप ही होता है, बस थोड़ा वो प्राइवेट होता है, कॉलेज के अंडर नहीं आता, इसलिए वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे मुखर्जी नगर हो गया, ये एक स्टूडेंट एरिया है जो यूपीएससी कोचिंग के लिए भी नंबर 1 माना जाता है। जी। विजयनगर हो गया, कमला नगर हो गया, यहाँ पे आपको अबाउट 10 से लेके नहीं 7,000 से लेके 12,000 के अंदर अच्छा डिसेंट पीजी मिल जाएगा, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। जी ठीक है, थैंक यू, आपने डीयू के बारे में बताया। अब जैसे मोस्टली अपन ने चारों यूनिवर्सिटीज कवर कर लिए, कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं जो मैं महेंद्र सिंह जी आपसे पूछना चाहूंगा कि एक तो सिलेबस जो है इसका, वो जी जिस कोर्सेज के अकॉर्डिंग ही रहता होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? और साथ ही इसकी प्रिपरेशन कोई अगर मान लो करना चाह रहा है इन दिनों में, तो वो जी कैसे की जा सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है, और उसमें आप या आप लोग जो हैं वो कैसे हेल्प कर सकते हैं और कहाँ से वो लोग हेल्प ले सकते हैं? जी मैं थोड़ा पहले बताना भूल गया था जब सीयूईटी के बारे में बता रहा था, तो जी कि आवाज आ रही मेरी? आ रही फरमाएं आप। हाँ जी, कि इस बार क्या है कि सीयूईटी का जो 3 सेक्शन में उसके सब्जेक्ट जो है उसको डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए जो है उसमें सेक्शन 1 का जो ए है उसमें 13 भारतीय भाषाएं हैं। मतलब जो सेक्शन 1 है वो पूरा लैंग्वेज का सेक्शन है,
और उसमें सेक्शन 1 का जो 1A है उसमें 13 भारतीय भाषाएं हैं, इंडियन लैंग्वेजेज है। और फिर जो है सेक्शन 1 का B जो है उसमें फॉरेन लैंग्वेजेज है, वो टोटल 20 है। और फिर आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कौन से हैं, जिसमें आपके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, साइंस के सब्जेक्ट है, आपके जो स्पेशल सब्जेक्ट, अगर मान लो आपको बीए ऑनर्स करना है या बीए प्रोग्राम करना है, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, वो सारे के सारे कोर्स जो है डोमेन स्पेसिफिक, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये अकाउंटेंसी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है सेक्शन 2 में, जो कि डोमेन स्पेसिफिक का सेक्शन है, उसमें आते हैं। फिर जो तीसरा सेक्शन है आपका, वो जनरल टेस्ट है। तो इस प्रकार से जो है ये 3 तरह के 3 स्तर, इनमें से आपको जो है सब्जेक्ट चूज करने हैं। फिर आपका सिलेबस से संबंधित एक क्वेश्चन था, तो जो आप अनम्यूट करके परमार से प्रिपरेशन और सिलेबस के रिगार्डिंग। जी, प्रिपरेशन और सिलेबस की प्रिपरेशन के लिए तो अभी तो बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, जो बच्चे अभी 12वीं में हैं, तो बोर्ड के एग्जाम देने के बाद में तैयारी करनी शुरू करें। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2-3 महीने की अच्छी तैयारी से इसका हो जाएगा। अब तैयारी के समय, प्रिपरेशन के समय आपको ये ध्यान रखना सिलेबस क्या है। सिलेबस जनरल टेस्ट जो है उसमें जीके है आपका, रीजनिंग का रहेगा पोर्शन, और ये जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है वो बेसिकली। उसके बाद में जो आपका लैंग्वेज टेस्ट है, लैंग्वेज टेस्ट में क्या होता है कि लैंग्वेज का जो पेपर होता है उसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन रहता है, मेनली कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ा बहुत आपका ग्रामर, और इस प्रकार से जो है लैंग्वेज टेस्ट होता है। लैंग्वेज टेस्ट के अलावा जो लैंग्वेज टेस्ट में टोटल जो है 45 से 50 क्वेश्चन रहते हैं, उनमें से आपको 35 से 40 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। फिर जो है जनरल टेस्ट जो होता है वो 60 नंबर का होता है, और 60 क्वेश्चन रहते हैं, 60 में से 50 या 45 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 60 मिनट का उसमें आपको टाइम मिलता है। फिर जो सेक्शन है आपका डोमेन स्पेसिफिक का, डोमेन वाला भी 50 से 45 क्वेश्चन रहेंगे, 40 से 35 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 45 मिनट का समय उसमें भी मिलता है आपको। तो ये जो है, ये तो है इसके सब्जेक्ट की। और डोमेन वाला जैसे क्या है कि लैंग्वेज का भी सिलेबस हो गया, इसका भी हो गया जनरल टेस्ट का। फिर रही बात डोमेन का, कि अगर मान लो आपने केमिस्ट्री का चूज किया है, तो आपका जो 12th का सिलेबस है वो आपका सिलेबस रहेगा उसमें सीयूईटी के। यानी कि आप अभी जो 12th में पढ़ के आ रहे हो, आप उस हिसाब से पढ़ो कि आपके वो सीयूईटी में भी काम आए, क्योंकि अभी जो 12th के मार्क्स है वो आपके कहाँ काम आएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके परसेंटेज जो है बोर्ड के वो स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन के लिए काउंट होता है। बाकी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी उनमें तब सीयूईटी हो गया। तो आप जो है सीयूईटी को भी ध्यान में रखते हुए आगे की जो है बोर्ड की तैयारी करनी शुरू करें। मतलब मेनली जो 12th का सिलेबस है जिस स्ट्रीम में है उसी को प्रिपेयर करना है, और सेल्फ भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। ऐसा कोई नहीं है। और हमारी ओर से हम लोग ये प्रयास किया है हमने कि जो लोग इस बार सीयूईटी दे रहे हैं यूजी स्तर की, उन सबके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। व्हाट्सएप ग्रुप में जो है लगभग अभी मेरे पास 250 के करीब उस ग्रुप में लोग हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद और भी किसी को मतलब सीयूईटी की तैयारी से संबंधित उस ग्रुप में जुड़ना है या कोई जानकारी चाहिए, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है वो अपनी क्वेरी रख सकते हैं। हम लोग वहां पहुंच के जो है उसको सॉल्व करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में हम समय समय पे जो भी इंफॉर्मेशन आती है या स्टूडेंट की जो भी क्वेरी रहती है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और अब धीरे धीरे स्टडी मटेरियल और वो भी देना, बोर्ड परीक्षाओं के बाद में जो है हो सका तो उस पर एक और वेबिनार कर लेंगे, हम तैयारी कैसे करें उस संबंध में। जी, तो मोस्टली टाइम भी अभी हो चुका है और अपने क्वेश्चंस भी कवर हो चुके हैं। बाकी लोग अगर बताएं कुछ बचा हो, कुछ कहना चाहें लास्ट में, तो नहीं तो अपन इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो शायद कुछ नहीं है। और क्वेश्चंस में भी जब वीडियो रिलीज होगा तो उस समय जनरेट होंगे, तो अपन सभी से निवेदन है कि जो भी वीडियो देखें, आपके अगर क्वेश्चंस हो तो वीडियो के कमेंट में आप डाल दें, और हमारी और आप सभी साथियों की कोशिश रहेगी कि उसको अपन सॉर्ट आउट करें। और जैसा कि इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं, तो उसमें आपको नंबर वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे कमेंट बॉक्स में,
और अभी 12 तारीख इसकी लास्ट डेट है, अभी टाइम है, छुट्टियां भी है, तो एक बार सभी लोग फॉर्म भरें। एप्लीकेशन में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप बताइए, बाद में प्रिपरेशन में भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो सभी यूनिवर्सिटीज में अपने लोग वहां पर है जो कि आपको हेल्प करेंगे इन बिटवीन। क्योंकि जैसा कि आज का माहौल अपन देखते हैं कि बच्चे, पेरेंट्स भी मोस्टली बच्चों को बाहर भेजना नहीं चाहते। एक थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज रहती है कि बड़े शहर में कैसे जाना क्या। लेकिन इस वेबिनार करने का मेन उद्देश्य यही है, मुख्य उद्देश्य, कि हम बाहर जाएं और केंद्रीय यूनिवर्सिटीज में भी बहुत सारा स्कोप है, वहां पे जाएं। और हम ये चाहते हैं कि अपने समाज का प्रतिनिधित्व भी वहां पे हो। और जैसे कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली जैसी जगह पे वो तैयारी करते हैं तो वहां पे यूपीएससी के लिए भी अच्छा एक माहौल है, तो आप एक लॉन्ग टर्म गोल लेके भी जा सकते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स। और आप सभी ने, चारों ने अपनी बात बताई। थैंक यू, आपने टाइम निकाला। और शायद अपन वाइंड अप करें, मोस्टली अपन ने कवर कर लिया है। जो वैसे क्या है कि सीयूईटी और ये सब बहुत बड़ा विषय है, इस पे अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज एक एक वेबिनार किया जा सकता है, लेकिन चूंकि हमारे पास समय कम था और मोस्टली जो अभी तो हम लोगों का अधिकतम जो लोगों को फॉर्म भरे यही मुहिम है, और इसीलिए सभी लोगों से यही निवेदन है कि ज्यादातर लोग फॉर्म भरें, बाकी तैयारी होगी वो सब देख लेंगे, जो भी होगा करना होगा उस समय किया जाएगा जो भी। अभी एप्लीकेशन के लिए मेन इसका टारगेट है कि एक बार लोग मोटिवेट हो, इस वीडियो को देखें और ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है ज्यादा उन तक पहुंचाए और फॉर्म भरने के लिए अप्लाई कराएं। बाकी जो भी होगा अपन देखेंगे आगे, सपोर्ट करते रहेंगे अपने स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक होगा। जय शंकर शक्ति। जय शक्ति। जय श्री